हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और आज की क्लास में अपन राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत अपन देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, और इससे पहले अपन ने प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया था, वो अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद अपन देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दूसरे भाग में जो पार्ट है उसमें एक तो प्रस्तावना के बारे में दे रखा है, जिसके ऊपर अपने चर्चा कर लिए, और फिर उसके बाद था भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे मुख्य बात है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान। सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान। विश्व के जितने भी लिखित संविधान हैं, तो उन संविधानों में भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। बड़ा कैसे? आकार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का जो संविधान है, उस मूल संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद। और यदि अपन अनुसूचियों की बात करें तो मूल रूप से ये थी 8, और वर्तमान में यदि करें तो ये 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग, मूल रूप से 22 भाग। और ये है तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हो, एक तो मतलब भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, और मूल रूप से उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और समय समय पर उसको बढ़ा करके 12 कर दी गई। तो वर्तमान में यदि देखें तो वर्तमान में ये अनुसूचियाँ हैं 12, और यदि भाग को देखें तो मूल रूप से 22 भाग है, और इसके उप भागों को यदि और देखें तो वो बढ़ चुके हैं, लेकिन मूल रूप से बात करेंगे तो इतना भारत का संविधान वो बड़ा है। और विश्व के यदि अन्य देशों के, बड़े बड़े देशों के संविधान की बात करें तो उनकी तुलना यदि करें तो जैसे माना कि अपन देखें अमेरिका के संविधान से यदि इसको देखें तो अमेरिका के जो संविधान है, उस अमेरिका के संविधान में टोटल 7 ही अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना। तो यदि इनको तुलना देखो, कहाँ 7 और कहाँ 395, अनुच्छेद 7 है और 7 अनुच्छेदों में पूरा संविधान रखा है। यदि अपन कनाडा के संविधान की बात करें तो उस कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर देखें तो इसकी तुलना में बहुत थोड़ा दिख रहा है। और यदि अपन ऑस्ट्रेलिया के संविधान को यदि देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, उस ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। तो ये भारत का जो संविधान है, इससे बड़ा विश्व में और कोई संविधान नहीं है। इसको अपने तुलना रूप में अपने देख लिया। अब ये तो हो गया सबसे बड़ा। और दूसरी बात आ रही लिखित। लिखित का मतलब हुआ लिखा हुआ। लिखित का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ। और निर्मित यानी स्वयं के द्वारा बनाया हुआ। लिखित का मतलब हुआ लिखा हुआ। तो लिखित और निर्मित में यहाँ थोड़ा आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लिखित का मतलब हुआ लिखा हुआ। अब लिखा हुआ तो इसमें इसका ये भी अर्थ निकल सकता है कि भाई भारतीयों ने इसको लिखा है या फिर दूसरों ने। और लेकिन यहाँ निर्मित का मतलब ये हुआ कि ये जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण भारतीयों ने स्वयं किया है, एक संविधान सभा के गठन के माध्यम से। तो भारत के जो संविधान है उसका निर्माण भारतीयों ने स्वयं किया है, और वो लिखा हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ये बात होगी भारत का जो संविधान है, उस संविधान की पहली विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा लिखित निर्मित संविधान है। दूसरी यदि अपन विशेषता की बात करें तो दूसरी जो विशेषता है, भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में प्रस्तावना का समावेश किया गया है। प्रस्तावना का समावेश, प्रीएम्बल जिसको अपन कहते हैं। और ये जो भारत का जो संविधान है, संविधान की शुरुआत में प्रस्तावना देखती है, और ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है। यदि आप इस प्रस्तावना को यदि पढ़ेंगे तो उस प्रस्तावना में न्याय के बारे में बातें की गई है,
समानता के बारे में बातें की गई है, स्वतंत्रता के बारे में बातें की गई है और देश की एकता और अखंडता के बारे में बातें की गई है। न्याय प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, एकता और अखंडता, एकता व अखंडता, व्यक्ति गरिमा, इन सब के बारे में बातें की गई कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता भी मिलेगी, समानता भी मिलेगी। यदि स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता की बात करें 2 प्रकार की समानता और न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय। इन सब का उल्लेख प्रस्तावना में। तो ये होगी दूसरी विशेषता कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। अब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब तीसरी जो विशेषता है संविधान की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाया गया है। तो यहाँ अपन देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ, ये जो बात है जिसको संपूर्णता कहते हैं या प्रभुता कहते हैं या अंग्रेजी में बात करें तो सॉवरेंटी कहते हैं। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ किसी के अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं, आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ भारत है, भारत जो राष्ट्र है या भारत जो राज्य है वो आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी भी दूसरी सत्ता का कोई आधिपत्य नहीं है और भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र तरीके से निर्णय ले सकता है। ये किसी के दबाव में नहीं होगा। सामान्य तौर पर यदि अपन बात करें तो अपन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अपन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आंतरिक मामलों में क्या काम करना है, विदेशी मामलों में क्या काम करना है, इन सब मामलों में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये इसका अर्थ हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, बाह्य मामलों में स्वतंत्र, किसी भी प्रकार का किसी के देश के अधीन नहीं हो। अपने विदेशी मामले उसके मामले में भी वो दूसरे देशों के दबाव में काम नहीं कराए। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और आगे यदि अपन बात करें गणराज्य, गणराज्य गणराज्य जिसको अपन गणतंत्रात्मक शासन भी कह सकते हैं, ये संविधान की अगली विशेषता है। भारत को एक गणराज्य बनाया गया है और गणराज्य का मतलब ये हुआ, सामान्य तौर पर सीधा यदि सटीक बात अपन करें तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या गणतंत्र वो व्यवस्था होती है या कोई भी राष्ट्र है जिसको अपन गणतंत्र कैसे कह सकते हैं। तो गणतंत्र वो होता है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। सीधी सी बात है कि गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन किसे कहते हैं। तो गणतंत्रात्मक शासन या गणतंत्र वो व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्र का जो प्रमुख है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। तो ये हो जाएगा गणतंत्र, यानी राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी हो सकता है। सामान्य तौर पर राज्य के 2 प्रमुख होते हैं, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख और दूसरा होता है राज्य का प्रमुख या सरकार का प्रमुख। तो यहाँ जो भारतीय व्यवस्था में यदि देखें तो राष्ट्र प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति वो वंशानुगत नहीं है, उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। और जो सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और यदि अपन इसी को उदाहरण के माध्यम से समझे, यदि ब्रिटेन की व्यवस्था देखें तो ब्रिटेन की व्यवस्था में जो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राजा है या रानी है और वो वंशानुगत होते हैं, इसलिए वहाँ पर गणतंत्र उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन भारत में जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक है क्योंकि राष्ट्र का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होता है, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है और अप्रत्यक्ष तरीके से भारत की बात करें
तो ये हो गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। यदि अपन और बात करें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ में यदि हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन, ये अगली विशेषता लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्रात्मक शासन या लोकतंत्र वो व्यवस्था होती है जिसमें जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार बना करके शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो वो व्यवस्था होती है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी वो व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और वो प्रतिनिधि फिर सरकार बनाते हैं और वो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो उस व्यवस्था को कहते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। यदि अपन उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, अब भारत का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अब लोकसभा के अंदर जो भी सदस्य होते हैं जिसको अपन कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी जो है या जो सांसद है उन सांसदों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये जो सांसद है वो जनता के क्या माने गए, जनता के प्रतिनिधि। और अपने कहा भी है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। यानी जनता ने सांसदों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर लिया और वो सांसद या जिस पार्टी के सांसद का बहुमत रहेगा वो अपना एक नेता चुनेंगे और वो नेता जाकर के आगे प्रधानमंत्री बनेगा। यही की यदि बात राज्य में लागू करें तो सीएम हो जाएगा प्रधानमंत्री की जगह, यानी मुख्यमंत्री, और एमपीज की जगह जिसको अपन कहते हैं एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसको सामान्य भाषा में विधायक कहते हैं। तो वो विधायक है, उन विधायकों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। और ये लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है इसके साथ साथ में यदि आप साथ में यदि देखें जिसको अपन कहेंगे संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक भी है। यदि शासन व्यवस्था हो तो इसको अपन एक और बात को अपन अलग कर सकते हैं, लोकतंत्र के बाद होता है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संसदीय व्यवस्था है पिछली क्लास में अपन पढ़ा था संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो उसमें अपन एक बात पढ़ी थी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर यदि अपन व्यवस्थाओं को देखें तो वो व्यवस्था दो टाइप की होती है। एक व्यवस्था होती है संसदीय और जो दूसरी व्यवस्था होती है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब कैसे निर्धारित करेंगे कि किसी भी देश में संसदीय व्यवस्था है या फिर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था? तो अपन देखते हैं संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को निकालने के लिए पता करने की एक व्यवस्था है। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध है या फिर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से बनता है तो उस देश में व्यवस्था है वो कौन सी होगी? संसदीय व्यवस्था। और यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों स्वतंत्र है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वहाँ जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था न होकर के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो आपको पता लग गया होगा कि जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध हो रहा है या कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से हो रहा है, इसका मतलब हो गया संसदीय व्यवस्था। और भारत में यदि देखें तो भारत की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध है वो उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है। तो ये हो गया। अब यदि अपन और आगे बढ़े विशेषताओं के आगे तो अपन बात करते हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या इसको मौलिक भी कर सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसको चाहो तो 3 पॉइंट भी बना सकते हो, मूल अधिकार का अलग से पॉइंट बना सकते हो,
मौलिक कर्तव्य का आप अलग से बना सकते हो, नीति निर्देशक तत्वों का अलग से बना सकते हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लो। अपन ये देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है, मूल कर्तव्यों का समावेश मूल रूप से नहीं था, इसको मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से, और ये नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो अपन यदि बात करें मौलिक अधिकारों का, तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान नागरिकों को मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दे रहा था। मूल रूप से यदि अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल रूप से 7 अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में यदि अपन देखें तो वर्तमान में भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार। अब प्रश्न ये है कि वो एक कौन सा है, तो वो था संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिए गए। मतलब अधिकार तो है लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है। तो अधिकार और मूल अधिकार में ये मौलिक अधिकारों की तो गारंटी संविधान स्वयं लेता है। संविधान का जो आर्टिकल है 32 और राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो 226, तो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस कंडीशन में नागरिक न्यायालय में जाकर के उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन जो ये कानूनी अधिकार ये मौलिक नहीं है, ये है तो अधिकार लेकिन वो मौलिक नहीं है, यानी संविधान के द्वारा उसको दिया हुआ नहीं माना जाएगा। तो 7 मौलिक अधिकार, डिटेल याद देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन सिर्फ विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अलग से अपन पाठ है मौलिक अधिकार, तो उन पर अपन विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ सामान्य तौर देख लिया, नागरिकों को मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में यदि देखें तो नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में। तो यहाँ पर यहाँ इतनी चर्चा करनी काफ़ी है कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात अपनी चर्चा करें। अब मौलिक कर्तव्य, तो मूल रूप से इसको शामिल नहीं किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। और ये जो मूल कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को, और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये पहले 10 थे और वर्तमान में यदि बात करें तो नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। और ये जो 11 मौलिक कर्तव्य था, ये 11 मौलिक कर्तव्य के नागरिक माता पिता या अभिभावक है, उन अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं उसको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ये इनका मौलिक कर्तव्य होता है। तो ये 11 जो मौलिक कर्तव्य था ये माता पिता या अभिभावकों के लिए था और उनका ये कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये तो हो गई बात मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की। और फिर है नीति निर्देशक तत्व, DPSP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसको यदि संवैधानिक प्रावधान करें तो संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 नागरिकों के लिए तो है मौलिक कर्तव्य और नीति मूल अधिकार, लेकिन राज्य के लिए है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये हुआ, राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय
किन किन बातों को ध्यान में रखेगा, तो वो बातें वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में दे रखी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें जो बातें बताई गई वो राज्य लागू करे। सामान्य तौर पर लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है वो अधिकतम प्रयास करता है कि इनमें जो बातें बताई गई है इन बातों को चरितार्थ करें, व्यवहार में लाएं, और लोक कल्याणकारी राज्य इनको लागू करने का प्रयास करता है। तो ये तो बात हो गई मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। अब अपन बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। भारत का जो ये संविधान है ये कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। आगे अपन बात करते हैं कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोर और लचीला का समन्वय। कठोर संविधान वो होता है जिसकी संविधान संशोधन को करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजर कर किया जा सकता है, जैसे अमेरिका का जो संविधान है। और लचीलेपन का संविधान वो होता है जिसको आसानी से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जो भारत का जो संविधान है उसमें जो बात ये मध्यम रास्ता निकला है कि ये न ज़्यादा कठोर है और न ज़्यादा लचीला है। या मतलब ये हुआ कि जो संविधान है कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसको सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसको विशेष बहुमत, संविधान का आर्टिकल यदि 368 देखें तो वहाँ संविधान संशोधन की दो प्रक्रिया बताई गई है कि एक तो विशेष बहुमत यानी उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत, और दूसरा उसके साथ साथ में आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। तो ये जो प्रावधान है वो प्रावधान है कुछ विशेष प्रावधानों में, तो ये कठोरता का परिचय हो गया। और बाकी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको अपन सामान्य रूप से संशोधित कर सकते हैं, सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। तो ये कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। अब यदि आगे बात करें संविधान की सर्वोच्चता, ये भारतीय संविधान की और विशेषता है। भारत का जो संविधान है उसमें शक्तियां हैं वो अंतिम रूप से जनता के पास में, शक्तियां हैं वो अंतिम रूप से किसके पास में है, जनता के पास में। और इसमें ये बताया कि संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च का मतलब हुआ कि संविधान से ही सरकार के जो अंग है या जो भी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं या शक्तियों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। इसलिए संविधान के ऊपर कोई भी नहीं होगा, संविधान ही सर्वोच्च है। आगे यदि बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। विद्यार्थियों, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका जिसको अपन विधायिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्योंकि न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो वहाँ पर यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या पर कहीं पर भी संविधान का रक्षा का सवाल आ रहा है या संविधान की व्याख्या का सवाल आ रहा है तो न्यायपालिका ही उन सब का समाधान करती है। यदि न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत का जो संविधान है वो न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान करता है। न्यायपालिका के जो यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति का सवाल हो या फिर उसके वेतन भत्तों का यदि सवाल हो या फिर उसकी वकालत से संबंधित सवाल हो, किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो सब अधिकार या व्यवस्थाएं वो संविधान में पहले से तय है, और जिससे न्यायाधीश है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव या कार्यपालिका के दबाव से कार्य कर सकते हैं। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विशेष तौर से भारतीय संविधान में ख्याल रखा गया है। अब यदि बात करें नागरिकों के बारे में तो भारतीय संविधान में नागरिकों को वयस्क मताधिकार
वयस्क मताधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये हुआ कि सामान्य तौर पर एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित की गई है कि यदि इस निश्चित आयु सीमा को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको मत देने की स्वतंत्रता होती है। और शुरुआत में भारत का जो संविधान था और उसमें वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो आयु थी 18 वर्ष। और इसको फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो वयस्क मताधिकार की आयु है उस वयस्क मताधिकार के आयु को बढ़ा दिया गया और इसको बढ़ा करके 18 वर्ष से लेकर के क्या कर दिया 21 वर्ष। तो वर्तमान में यदि अपन बात करें कि वयस्क मताधिकार की प्रमुख आयु क्या है तो वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष, यानी कोई नागरिक है वो यदि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो फिर वो मत देने का अधिकारी है, वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। और इसको बढ़ाया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात होगी वयस्क मताधिकार के बारे में, ये नागरिकों को वोट देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और अगर यदि अपन बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में तो विशेषता अपन देखें तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए, आपातकालीन प्रावधान। और संवैधानिक प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन अनुच्छेदों में आपातकालीन प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह यदि हो जाता है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 ये कहता है कि यदि राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पाती है या किसी भी राज्य का संवैधानिक स्वतंत्र यदि विफल हो जाता है उस कंडीशन में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 356 हो गया। और अनुच्छेद 360 यदि भारत की या राज्य व्यवस्था की आर्थिक तंत्र विफल हो जाता है या देश की साख को यदि किसी भी प्रकार का खतरा है तो उस कंडीशन में 360 लागू किया जाता है। और ये 360 है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। और ये अनुच्छेद 352 राज्य में लगता है और इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और ये अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण और युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान इन 3 अनुच्छेदों में किया गया है। डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप उनको एक संविधान की विशेषता के तौर पर मोटे मोटे तौर पर देखना है कि आपातकालीन व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। युद्ध के समय में क्या हो सकता है, राज्य व्यवस्था के संबंध में क्या हो सकता है और वित्तीय व्यवस्था के संबंध में क्या हो सकता है। अब अपन और व्यवस्थाओं के बारे में देखें तो एक शब्द आता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और एक शब्द आता है समाजवाद। तो पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत राज्य है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। मूल संविधान में ये पंथ निरपेक्षता स्थापित नहीं की थी, प्रस्तावना में इसको पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष राज्य वो होता है या धर्म निरपेक्ष राज्य वो होता है जिस राज्य का अपना धर्म नहीं हो, इन राज्य का कोई धर्म नहीं हो, राज्य के द्वारा किसी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया हो, राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाता हो, राज्य ये निर्धारित नहीं करेगा कि व्यक्ति कौन सा धर्म मानेगा और कौन सा धर्म नहीं मानेगा, राज्य इस मामलों में तटस्थ रहेगा, ये निष्पक्ष रहेगा। राज्य सभी धर्मों को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। तो इसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता। और तो भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। एक शब्द आता है समाजवाद, यानी भारत को समाजवादी राज्य बनाया गया है। तो समाजवाद होता क्या है? तो समाजवाद के संदर्भ में यदि अपन देखें तो समाजवाद वो व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय के संसाधनों पर
सरकार का स्वामित्व हो, उत्पादन, वितरण और विनिमय। क्या उत्पादन करना है, वितरण व्यवस्था कैसे रखनी है और लेन देन का क्या माध्यम अपनाना है, ये सब व्यवस्था है। इन सब व्यवस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण है। सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व। तो जिस व्यवस्था में इन व्यवस्था पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, इन व्यवस्था पर या संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था का नियंत्रण नहीं हो, सबका अधिकार हो, तो वो व्यवस्था होती है समाजवादी व्यवस्था। तो वर्तमान में यदि देखें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने की है। समाजवाद के भी गुण है और पूंजीवाद के भी गुण है। तो यहाँ समाजवादी हो गया, समाजवादी व्यवस्था क्या होती है। अब अपन बात करते हैं, यदि संविधान की विशेषताओं के बारे में आगे अपन और चर्चा करें तो एक संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में राज्य की अलग से आपको नागरिकता मिलेगी और देश की अलग से मिलेगी, लेकिन भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकी हुई है। यानी यहाँ जो संघ है उस संघ में नागरिकों को अलग अलग नागरिकता नहीं है। संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता एक ही होगी, यानी आपको संघ की नागरिकता प्राप्त होगी, राज्य की अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो भारत के संविधान में नागरिकों को एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जैसे ब्रिटेन में। तो ये जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता की व्यवस्था है, तो ये भी विशेषता है। अब यदि अपन बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ सरकार के जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के तीनों अंग सामान्य तौर पर स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, लेकिन यदि न्यायपालिका को ये लगता है कि विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, विधायिका ने माना कि कोई कानून बनाया और ये विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून है, यदि न्यायपालिका की नज़रों में मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी। और न्यायपालिका को लगता है कि इसमें वास्तव में मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो उस कानून को या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और इसके साथ साथ में न्यायपालिका अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों में भी परिवर्तन कर सकती है। तो मोटे तौर पर अपन देखें तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो प्रत्यक्ष तो नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी ये कहा गया क्योंकि न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है और न्यायपालिका को ये अधिकार मिलता है कि यदि विधायिका कोई कानून है वो सही नहीं बना रही है या मौलिक अधिकारों को हनन कर रही है, तो उस कंडीशन में विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ये बात होगी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। अब यदि अपन छोटी मोटी और बातें करें, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन को भी स्थान दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नगरीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इन नगरीय स्वशासन यानी नगरीय व्यवस्था की जो स्थानीय व्यवस्था है उसका संचालन है वो कैसे किया जा सकता है, और स्थानीय स्तर पर ग्राम स्तर की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो इनका संचालन या व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कैसे किया जा सकता है या स्थानीय स्तर पर शक्तियों का किस प्रकार से हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और नगरीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की स्थानीय व्यवस्थाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर भारतीय संविधान की विशेषताएं अपने इस पर अपन चर्चा की। और यदि किसी भी प्रकार की यदि समझने में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी कर सकते हो। और
अगले वीडियो में अपन एक नई क्लास के साथ शुरू करेंगे और नया टॉपिक आएगा, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में भारतीय संविधान की विशेषताओं पर अपन ने चर्चा की।